गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, हेलो एवरीवन। पाल, प्रभांशु, राम प्रवेश, राहुल, अवधेश, गौरव, रोशन, दीपक एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या पढ़ा था, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई? अपनी आंखों से देख ले, तेरे कोई बताना पड़ेगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। प्रदीप, पंकज, चंदन, अवधेश, शाहनवाज, विशेष, रविंद्र, ये भी आ चुके हैं भाई। आ जाओ यार, सारे आ जाओ। रौनक, ये लो जी, रौनक के आने से भी रौनक हो चुकी है बैच में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है, चलो भाई पढ़ लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास हम पढ़ रहे हैं। पॉलिटी 5 का टाइम फिक्स कर दो मेरे भाई, टाइम फिक्स नहीं हो पाएगा, है ना। सुबह 7 बजे से लेके रात तक मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो मुझे जब टाइम मिलता है ना, मैं तभी क्लास ले लेता हूँ बीच में। ये बड़ी परेशानी है। थोड़े दिन रुक जाओ, कम से कम 2 वीक। वैसे आप लोगों का ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं है, ठीक है। इस वीक और अगले वीक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा मेरे को टाइम स्लॉट खाली मिलेगा तो मैं फिक्स कर दूंगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, या फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, या जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया इसने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिससे पूरे यूरोप में, जिससे पूरे के पूरे यूरोप में एक स्थायी प्रभाव पड़ा। सर, वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी की किस क्लास में मिलेगी? अरे मेरे भाई, किसी घर के आसपास कोई पड़ोस में बच्चा पढ़ता हो ना, छोटी क्लास का, उससे पूछ ले तो वो बता देगा आपको। 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़ डाली है। अगर नई एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो 11वीं क्लास में मिलेगा, 11th क्लास में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि हमेशा ज्यादातर इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक तंगी की ही वजह से क्या हुए हैं, रिवॉल्यूशंस हुए हैं या क्रांतियां हुई हैं। और आर्थिक रूप से शोषित वर्गों ने
ही क्रांतियों को जन्म दिया है। या हमेशा जो रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुए हैं वो उन्होंने ही किए हैं जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड कैटेगरीज रही हैं। आर्थिक रूप से शोषित वर्ग का मतलब है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज। लेकिन अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि उस समय, ध्यान रखेंगे, इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में फ्रांस was the most developing country of Europe। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस तो 18वीं शताब्दी का या 18वीं शताब्दी में यूरोप का सबसे प्रगतिशील राष्ट्र था। पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन ट्रेड। उस समय जनसंख्या, कृषि, उद्योग एवं विदेशी व्यापार में ये यूरोप का अग्रणी राष्ट्र हुआ करता था। कहने का मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस तो नहीं थे। कहां पर? फ्रांस में। ये लो, प्लीज राइट इन इंग्लिश। भाई क्या इंग्लिश में लिखना है ये बता यार। सबसे पहले एक कॉमन सेंस की नाम की भी तो कोई चीज होती है। बताओ क्या लिखना है इंग्लिश में जो आपको नहीं समझ में आया? बताओ जल्दी से। ऐसी कौन सी यहाँ पर चीज लिख दी गई जो आपको इंग्लिश में लिख कर देनी पड़ेगी? क्या आप शिकागो में पैदा हुए थे या आप अंग्रेजों के वंशज हैं? यार बाइलिंगुअल क्लास है तो बाइलिंगुअल क्लास में तो ऐसे ही चलेगा, है ना। और 90%, 80-90% जो जनता है, ठीक है यार, वो हिंदी मीडियम वाली है। तो हम इंग्लिश टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेन करने की भाषा रहेगी, जो समझाने की भाषा रहेगी, वो तो हिंदी रहेगी मेरे भाई। In last 50 years, the foreign trade was increased 5 times in France। कहने का मतलब पिछले 50 वर्षों में फ्रांस में विदेशी व्यापार में 5 गुना वृद्धि हुई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हम फ्रांस की बात करें, यार मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं हम। अब अगर बिल्कुल ही लेवल गड्ढे में है तो बात दूसरी है ना। वैसे आप कह रहे हो कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की, ऐसे थोड़ी आईएएस बन जाएंगे भाई। हिंदी भी तो आनी चाहिए।
आईएएस अफसर बनाकर अगर किसी बिहार के जिले का जिलाधिकारी भेज दिया गया बनाकर, तो फिर कैसे काम करेंगे? वहां तो आपकी अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे लोग। चीजों को समझने पर ध्यान दीजिए। बोर्ड पर देख देख के अंग्रेजी लिखने से कुछ नहीं होगा। जी, पिछले 50 वर्षों में जो फ्रांस का विदेशी व्यापार था उसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुई थी। कहने का मतलब अगर संपन्नता की बात करें तो संपन्नता की फ्रांस में कोई कमी नहीं थी, धन की फ्रांस में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो जो धन था, वो जो वेल्थ थी, वो फ्रांस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के जो व्यापारिक लोग थे या जो अपर क्लास के लोग थे या जो उसका उच्च वर्ग था, वो बहुत ज्यादा अमीर था। फ्रांस के जो पादरी हुआ करते थे वो भी बेहद अमीर थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो लेबर क्लास लोग थे या जो श्रमिक वर्ग था, वो पूर्ण रूप से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड था या आर्थिक रूप से शोषित था। कहने का मतलब अगर आप 18th सेंचुरी की बात करें तो फ्रांस की जो वेल्थ थी, जो उसकी संपदा थी, उसमें तो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जो फ्रांस की सरकार थी वो लगातार गरीब हो रही थी। कहने का मतलब सारा का सारा धन, सारा का सारा जो पैसा था, आज से 50 साल पहले नहीं, अरे मेरे भाई हद हो गई। आज से 50 साल पहले की बात नहीं हो रही है मेरे भाई। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है, इससे 50 साल पहले की बात हो रही है। इतिहास पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज से 50 साल पहले नहीं, हम 1789 जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे 50 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जो वेल्थ संपदा थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो फ्रांस की सरकार थी वो लगातार गरीब हो रही थी। क्योंकि जितने भी औद्योगिक या जितने भी उद्योगपति थे, जितने भी फ्रांस में पूंजीपति थे, उन्हें अपने अपने व्यापार से बेहद फायदा हो रहा था, वो बेहद अमीर होते जा रहे थे। लेकिन क्योंकि वो फ्रांस की सरकार को या फ्रांस के शासन को उचित रूप से कर नहीं दिया करते थे, टैक्स नहीं दिया करते थे, इस वजह से जो फ्रांस की सरकार की जो आय थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण ही क्या था भाई? हम सब जानते हैं, अगर किसी भी देश की आय की अगर हम बात करें तो किसी भी देश की आय किससे होती है? टैक्सेस से होती है, करों से होती है। लेकिन जो फ्रांस का संपन्न वर्ग था, जो फ्रांस का उच्च वर्ग था, जो संपन्न लोग थे, वो सरकार को कर या टैक्स नहीं दिया करते थे। और अगर टैक्स नहीं जाएगा तो इससे सरकार की आय क्या होगी? कम होगी। और यही कारण था कि हालात ऐसे उत्पन्न हुए कि अब फ्रांस की सरकार चलाना भी क्या हो गया? मुश्किल हो गया। इसीलिए 1788 में ये हालात उत्पन्न हुए कि फ्रांस सरकार ने
पूंजीपतियों से ऋण लेना शुरू किया और 1788 के अंत तक और 1788 के अंत तक ये काम हुआ कि फ्रांस की कुल आय का 50% से भी ज्यादा, फ्रांस की कुल आय का 50% से भी ज्यादा धन केवल ऋणों के ब्याज के रूप में जाने लगा। उस समय फ्रेंच किंग या फ्रांस का राजा हुआ करता था किंग लुई 16। महाराज लुई 16 या 16वां। उस समय फ्रेंच रूलर हुआ करता था या फ्रांस का महाराज हुआ करता था किंग लुई 16। इसी ने न्यू फाइनेंस मिनिस्टर्स नियुक्त किए। नए वित्त मंत्री नियुक्त किए, लेकिन सभी आर्थिक संकट से उबारने में असफल रहे। ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिसीज तो बनाई गई, नई नई इकोनॉमिक नीतियां तो बनाई गई, लेकिन सारे की सारी जो नीतियां थी वो फेल होती हुई नजर आई। इसीलिए जो महाराज लुई 16 था उसकी भी छवि क्या हो गई, फ्रांस में खराब हो गई। नए नए वित्त मंत्री नियुक्त जरूर किए गए, लेकिन कोई भी फ्रांस को आर्थिक संकट से उभार नहीं पाया। और जब ऐसी कंडीशंस उत्पन्न हुई तो अब फ्रांस तैयार था फेस करने के लिए एक रिवॉल्यूशन को, एक क्रांति को। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि ये जो फ्रांस की क्रांति हुई इसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रीजंस। सबसे पहला रीजन, डिफरेंसेस इन सोशल कम्युनिटीज या सामाजिक वर्गों में भेदभाव। सामाजिक वर्गों में भेदभाव या डिफरेंसेस इन सोशल कम्युनिटीज। अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, अगर हम फ्रांसीसी समाज के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे ये 3 भागों में विभाजित था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक लोग होते थे जिन्हें कुलीन वर्ग कहा जाता था। कुलीन वर्ग
वो अमीर वर्ग हुआ करता था, वो उद्योगपति और वो पूंजीपति लोग हुआ करते थे जो व्यापार करके अमीर हो चुके थे। उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था? कुलीन वर्ग कहा जाता था। और दूसरी कैटेगरी हुआ करती थी पादरियों की, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो चर्च के पादरी हुआ करते थे, और ये भी एक संपन्न वर्ग था और एक सर्वसाधारण लोग हुआ करते थे जिन्हें आप कॉमन पीपल कह सकते हैं या जिसे आप निम्न वर्ग कह सकते हैं। और ये वो वर्ग था जो आर्थिक रूप से शोषित वर्ग था या जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड वर्ग था। और ध्यान रखेंगे, वो कुलीन वर्ग, वो उच्च वर्ग, वो अपर क्लासेस जिन्होंने फ्रांस में हायर पोस्ट्स या उच्च पद हासिल किए हुए थे, उन्हीं लोगों का पूरी तरीके से डोमिनेंस हुआ करता था फ्रांस के समाज में। और जिन लोगों ने हायर पोस्ट या उच्च पद प्राप्त कर लिए थे, उन्हीं को कहा जाता था नोबिलिटी ऑफ द स्वॉर्ड। इन्हीं को नोबिलिटी ऑफ स्वॉर्ड कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, यही वो तीन वर्ग थे जिनके आपस में ही डिफरेंसेस थे या डिस्क्रिमिनेशंस थी, जो एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रांस की क्रांति होने का या फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का। इसके अलावा दूसरा रीजन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स या कृषकों का शोषण। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स या कृषकों का शोषण। हाँ। 1750 के बाद 1750 के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हुई और कुलीन वर्ग के लोगों ने इनकी भूमियां हड़पनी शुरू की, जो एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति का। तीसरा कारण, वीक रूल ऑफ रूलर्स, शासकों का कमजोर शासन। सेवनटीन 1774 में फ्रांस का राजा बना किंग लुई 16, जो था ऑनेस्ट, जो था ईमानदार
लेकिन सिचुएशंस को हैंडल करने में पूरी तरीके से नाकाम हुआ करता था किंग लुई 16th। इसीलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर लुई 14th 16th की जगह उस समय लुई 14th या किंग हेनरी 4th फ्रांस का राजा होता तो इस तरीके की कोई घटना फ्रांस में नहीं हो पाती। और इसका अगला महत्वपूर्ण कारण था प्रोटेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल या बुद्धि जीवियों का विरोध। प्रोटेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल या बुद्धिजीवियों का विरोध। और ध्यान रखेंगे वो दो बुद्धिजीवी व्यक्ति या वो दो इंटेलेक्चुअल पीपल जिनके विद्रोह की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ या फ्रांस की क्रांति हुई, वो दोनों बुद्धिजीवी लोग थे रूसो और वोल्टेयर। और ध्यान रखेंगे खुद किंग लुई 16th ने ऐसा माना कि अगर रूसो और वोल्टेयर नाम के राइटर्स या लेखक ना होते तो शायद ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं होता। और यही बात नेपोलियन ने भी कही थी। लुई 16th ने कहा रूसो और वोल्टेयर ने ही फ्रांस का सर्वनाश किया। और नेपोलियन ने इन्हीं को क्रांति का महत्वपूर्ण कारण माना है। इंडियन रिवॉल्यूशन भी हुआ है क्या मेरे भाई? हुआ है ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह हुआ था भारत में। उसके बाद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। लेकिन अमेरिका और फ्रांसीसियों की तरह बहुत जल्दी आज़ादी हमें नहीं मिली थी। हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था वो कछुए की चाल से चलता था। 90 साल लगे थे। 1857 का विद्रोह होने के बाद भी हमें 90 साल लगे आज़ादी प्राप्त करने में। तो हम में और यूरोपियंस में जमीन आसमान का फर्क है। नेपोलियन कौन था मेरे भाई? अभी बात करेंगे हम नेपोलियन के बारे में। फ्रांस का राजा था, फ्रांस का किंग था नेपोलियन बोनापार्ट, जो अपने आर्मी मिशंस के लिए फेमस हुआ करता था। अभी बात करेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट की।
अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका। Contribution of French philosophers in French Revolution। सबसे पहला दार्शनिक, सबसे पहला फिलोसोफर हुआ मॉन्टेस्क्यू। सबसे पहला हुआ मॉन्टेस्क्यू। इसी ने फ्रांस की जनता को आकर्षित किया शासन करने के आधुनिक तरीके पर। A modern style of ruling। मॉन्टेस्क्यू ने ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। और ध्यान रखेंगे इसी ने ऐसा कहा कि अगर किसी भी देश की तीनों शासन व्यवस्था, जो कौन कौन सी होती हैं हम सब जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसने कहा कि देश की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वो पृथक होनी चाहिए, या दैट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसी ने ये कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। अगर तीनों के तीनों एक ही हाथों में होंगे तो वहां पर डेफिनेटली लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, लोगों का शोषण होगा ही होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेयर के बारे में। और ध्यान रखेंगे वोल्टेयर ने फ्रांस के लिए पुनर्जागरण, फ्रांस के लिए पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और क्रांति को महत्वपूर्ण बताया। इसने फ्रांस के लिए पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और क्रांति को महत्वपूर्ण बताया। इसने चर्च की व्यवस्था का विरोध किया। इसने चर्च की व्यवस्था का विरोध किया
और पादरियों की भ्रष्टता और चरित्रहीनता का भांडाफोड़ा। और तीसरा दार्शनिक हुआ रूसो। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है। जो फ्रांस की क्रांति थी वो कुलीन वर्ग और फ्रांस के शासकों के खिलाफ थी। फ्रांस ब्रिटेन का गुलाम नहीं था मेरे भाई, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये मत समझें कि फ्रांस भी गुलामी कर चुका है ब्रिटेन की, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1 मिनट होल्ड करेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, अरे परेशान मत हुआ करो भाई, फोन करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हुआ करो। अगर तुम फोन करोगे तो उसकी वजह से मैं जल्दी नहीं आऊंगा। तुम्हारा रिदम टूट जाता है भाई, यहाँ पे किसी का सर फूट जाए, हड्डी टूट जाए तो वो भी तो देखनी पड़ेगी ना। तुम्हारा तो डेटा बैलेंस लो है ना भैया, यहाँ पे और भी बैलेंसेस देखने पड़ते हैं, बताओ। और वो भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा हूँ साइड से, पता है सबको कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ, उसके बावजूद भी फोन कर रहे हो, है ना। वो बालकों वाली हरकत है बिल्कुल। तुम्हारे फोन करने से क्या क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दार्शनिक के बारे में बात करते हैं जो रूसो है। जहां एक तरफ मोंटेस्क्यू लोगों को धार्मिक नीतियों के खिलाफ भड़का रहा था, और ध्यान रखेंगे जहां पर मोंटेस्क्यू एक तरफ लोगों को शासन और शासकों और राज्यों के खिलाफ क्या कर रहा था, बिल्कुल उनको इकट्ठा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो रूसो था इसने भी अपनी एक विचारधारा दी, और इसने भी अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसने अपनी एक पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ही तहत ये कहा कि शासक का पद कोई ईश्वरीय देन नहीं है। शासक का पद कोई ईश्वरीय देन नहीं है, कहने का मतलब शासक को ईश्वर ने बनाकर नहीं भेजा है। ब्रिटिश को अंग्रेज क्यों कहते हैं बताओ यार। इसने कहा शासक का पद कोई ईश्वरीय देन नहीं है, ईश्वर ने ही शासक को धरती पर बनाकर नहीं भेजा है। वो तो लोग ही होते हैं जो अपने लिए क्या करते हैं, एक शासन चुनते हैं। इसीलिए ध्यान रखेंगे रूसों ने पूरी तरीके से जोर दिया किस पर, डेमोक्रेसी पर या लोकतंत्र पर। और ध्यान रखेंगे यही वो रूसो है जिसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का विचार दिया। लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं यही तीनों के तीनों शब्द हमने अडॉप्ट किए हैं अपने संविधान में, अपने प्रीएम्बल में। इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए जब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रीएम्बल पढ़ते हैं, तो सवाल आता है ना कि बताइए प्रीएम्बल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो शब्द है वो कहाँ से लिए गए हैं। दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। जो विचार किसने दिए थे, रूसो ने दिए थे। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, भोजपुरी। भोजपुरी लिख ले तू। अरे मेरे भाई, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजकीय भाषा है, राजभाषा है जो हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है भारत की। कैसा सवाल पूछता है। अब बात करेंगे अबाउट फेजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के चरण। सबसे पहला फर्स्ट फेज,
फर्स्ट फेज या प्रथम चरण जिसे कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, 1789 से लेकर 1792 तक। सेकंड फेज, द्वितीय चरण जिसे कहा जाता है गणतंत्रवाद। हम सब जानते हैं ये जो गणतंत्र शब्द है, ये जो रिपब्लिक शब्द है, ये भी हमने अपने प्रीएम्बल में कहाँ से अडॉप्ट किया है? फ्रांस से। ये भी फ्रांस से आया है। तो ये उग्र गणतंत्रवाद है या अल्ट्रा रिपब्लिक फेज है। इसके बाद तीसरा फेज या तृतीय चरण जो कहलाता है उदार गणतंत्रवाद या लिबरल रिपब्लिक। जो फेज 1794 से लेके 1799 तक का रहा, और उसके बाद फोर्थ फेज या चतुर्थ चरण कहलाता है साम्राज्यवाद और तानाशाही। साम्राज्यवाद और तानाशाही जो 1799 से लेकर 1814 ईस्वी तक का फेज है, इसी को नेपोलियन एरा या नेपोलियन युग भी कहा जाता है। यही कहलाता है नेपोलियन एरा या नेपोलियन युग। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज या प्रथम चरण की। ध्यान रखेंगे बस्तिल फोर्ट या बस्तिल का किला, यहीं से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है कि बस्तिल का किला से ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 4 अगस्त 1789 की रात में राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली का अधिवेशन हुआ। चार अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें
कानून बनाकर, जिसमें कानून बनाकर फ्रांस के सभी विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। और ध्यान रखेंगे, अब राष्ट्रीय सभा का मुख्य कार्य था फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण करना। और ध्यान रखेंगे, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा को ही संविधान सभा कहा गया, जिसने 26 अगस्त 1789 को मानवाधिकारों की या ह्यूमन राइट्स, जिन्होंने मानवाधिकारों की घोषणा की। और ध्यान रखेंगे, इसी सभा ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया, जिसे फ्रांसीसी शासक के द्वारा 1791 में स्वीकार कर लिया गया। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी सबसे पहले चरण की, जिसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, फ्रांस में जो शासन प्रणाली थी वो तो राजतंत्र ही बनी रही, लेकिन कानून बनाने का अधिकार फ्रांस के लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका को दिया गया। उदार का मीनिंग, अरे मेरे भाई लिखा तो था लिबरल। उदार का मतलब लिबरल होता है, विनम्र भी कह सकते हैं।
बीपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले तो भैया तुम्हें इम्पोर्टेंट ही लग रहा था, अब इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज। बस कहानी को यहीं पर रोकेंगे। हाँ, लेट मी टेक समथिंग टू ईट, क्योंकि 2 बजे से फिर क्लास है, तो मैं ज़रा लंच कर लेता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, जिसमें हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। अगली क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।